तो भाई लोग उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई किंग शुई अपनी रियल पावर दिखाएगा और मास्टर फ्लेम स्पार्क भी अपनी रियल पावर दिखाने वाले हैं। लेकिन भाई किंग शुई तो अलग लेवल का ही बंदा है, लेकिन फिर भी इन दोनों की फाइट अलग ही लेवल की होने वाली है, जिससे तो आधे से ज्यादा थंडर सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स होने वाला है और हमें मास्टर फ्लेम स्पार्क का ट्रू प्लान भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि इतना ज्यादा ही खतरनाक है। और भाई तुमने पिछले वाली वीडियो पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, तो ऐसे रिस्पॉन्स दिखाया करो जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन और सभी थंडर सेलेस्टियल रेल्म के बाहर भागने लगे थे, क्योंकि एक सेलेस्टियल फिर से जिंदा हो गया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और इविल था, क्योंकि उसने जिंदा होते ही यहाँ पर स्लॉटर मचाना स्टार्ट कर दिया था और काफी सारे बंदों को मार दिया था। लेकिन वैंगलिन ने जैसे तैसे लियोन को यहाँ से बाहर सेंड कर दिया था, जिस वजह से वो जो बंदा था उसका मेन टारगेट वैंगलिन बन गया था और वैंगलिन यहाँ से भागे जा रहा था। लेकिन उस बंदे ने वैंगलिन का पीछा नहीं छोड़ा था और जैसे वैंगलिन वर्ड के साथ मर्ज होकर यहाँ से जाने वाला था, तभी एक ओल्ड मैन वापस से आ गया था, जिसने की वैंगलिन के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया था और ये मास्टर फ्लेम स्पार्क थे और उन्होंने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था। तो वो बंदा भी कहाँ पर पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने स्पेयर से मास्टर फ्लेम स्पार्क के उस अटैक के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते तो एक बहुत बड़ी क्रैक बीच से अपर होने लगती, लेकिन इन दोनों के कोलिजन की वजह से कोई भी आवाज नहीं आई थी। और तभी वैंगलिन के बॉडी के अंदर जो ओल्ड मैन थे वो आधा वर्ड के साथ मर्ज हो जाते और ये ओल्ड मैन वैंगलिन की बॉडी का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अब वैंगलिन ही बोलूंगा, तो तुम समझ जाना कि वैंगलिन के अंदर से ये ओल्ड मैन काम कर रहे हैं। फ्लेम और वैंगलिन के बोलते के साथ ही आसमान में काफी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी गैदर हो जाती, जो कि काफी सारी फ्लेम में बदल जाती और पूरे आसमान को ही कवर कर लेती। और तभी वैंगलिन बोलता है ब्लेज, और उसके बोलते के साथ ही ये फ्लेम और ज्यादा तेजी से जलने लगती है और वो जो मिडिल एज मैन था यानी कि युक्षी, उसे पूरी तरह से ये फ्लेम वार्प कर लेती है, यानी कि एक बॉल के साइज में उसे कैद कर देती है और फिर वो छोटी छोटी होने लगती है। और ये देखकर वो मिडिल एज मैन बोलता है, मैंने सोचा नहीं था जूनियर की कल्टिवेटर में भी ऐसे ही कुछ लेवल तक पहुंच पाए होंगे, तुम सच में ऑर्डिनरी नहीं। और ये बोलते के साथ ही वो जो मिडिल एज मैन था उसके आइस के अंदर से एक रेड लाइटनिंग बाहर शूट होती है, जो कि जी रेल्म था और ये बड़ी स्पीड में वैंगलिन की तरफ चार्ज हो जाती है। तो देखकर वैंगलिन उस फ्लेम को कंट्रोल कर उस जी रेल्म को रोकने का ट्राई तो करता है, लेकिन सीधा वो रेड लाइटनिंग वैंगलिन के बॉडी के अंदर चली जाती है और सीधा वो जो ओल्ड मैन की सोल थी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो ओल्ड मैन इस रेड लाइटनिंग की वजह से बार बार डिसअपेयर होने लगते और फिर से अपेयर होने लगते, यानी कि बार बार मरने लगते फिर से जिंदा होने लगते हैं। और इस वजह से उनकी पावर भी धीरे धीरे कर कम होने लगती है, मतलब कि वो जितने बार भी डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और फिर से बन रहे थे तब तब उनकी पावर कम होती जा रही थी और ऐसा ही चलता रहा। तो ओल्ड मैन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वैंगलिन जानता था कि अगर इनकी ओरिजिनल सोल यहाँ पर खत्म हो जाए तो वैंगलिन उस बंदे के हाथों बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। लेकिन वो ओल्ड मैन जिनकी सोल कोलैप्स हो रही थी और फिर से बन रहे थे वो बोलने लगते हैं डेंजरस, बाकी ये सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई होने लायक है और इनका जी रेल्म सच में शॉकिंग है, मेरा प्लान फेल नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई इतने सालों से यहाँ पर सिर रहने के बाद भी उनकी स्ट्रेंथ ऐसी होगी। लेकिन ओल्ड मैन की सोल काफी तेजी से डिसिपेट होते जा रहे थे, तो देखकर वैंगलिन अपनी ओरिजिनल एनर्जी से थोड़े टाइम के लिए उस जी रेल्म को रोकता है। लेकिन वैंगलिन जैसे इस जी रेल्म को अपने ओरिजिनल एनर्जी से रोकता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जी रेल्म था उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब वैंगलिन ने पहले वाले जी रेल्म को रोका था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन के अंदर से आया था। लेकिन इस वाले जी रेल्म की बात तो अलग ही थी, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस टाइम के बीच वो जो ओल्ड मैन था उसे अपनी सोल को रिकवर करने का मौका मिल जाता और तुरंत ही वो जी रेल्म को डेवर कर जाता और अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ उसे अपनी सोल में सप्रेस कर देता है। और इस फाइट को शेंगोंग और जेंगकोंग भी देख रहे थे और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और शेंगोंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जो जेंगकोंग था वो अपने मन ही मन बोलता है, मुझे पता ही था कि सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो टांग यांगफेंग था उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो गए थे, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वैंगलिन इस तरह का पावरफुल निकलेगा। और शेंगोंग फुल एक्साइटमेंट के साथ टांग यांगफेंग से बोलता है, देखो तो मुझे बोल रहे थे ना कि मैंने किसे अपना लॉर्ड मान लिया है, तो देखो मैंने जिसे अपना लॉर्ड माना है वो मेरे सामने है। लेकिन वो जो मिडिल एज मैन था वैंगलिन ने जिसके ऊपर किया फायर बॉल से अटैक किया था, वो फायर बॉल पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एक एक्सप्लोजन होता है और सबको लगने लगता है कि अब तो ये मिडिल एज मैन गया। लेकिन तभी उस एक्सप्लोजन से एक आवाज आती है, तुम जी रेल्म से भी नहीं मरे, सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी हम फ्लेम के अंदर एक स्टैचू का अपेयर होता हुआ देखते हैं और तभी वो स्कैटर हो जाता है और वहाँ से एक यंग मैन बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था। मतलब कि अब ये जो मिडिल एज मैन था यानी कि अपने किंग शुई वो एक यंग मैन में बदल गए थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशन अभी भी इविल थे, क्योंकि भाई किंग शुई है ही बैड एस, तो उनके एक्सप्रेशन ऐसे होना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब वैंगलिन के अंदर का जो वो ओल्ड मैन था वो किंग शुई को इस तरफ से देखते वो तो काफी ज्यादा शॉक रह जाते, क्योंकि वो सेंस कर सकते थे कि किंग शुई पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और तभी किंग शुई के हाथ में का जो स्टैचू
था वो एक स्पेयर के अंदर बदल जाता है और क्योंकि वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से डिसअपियर होते हुए वो एक इल्यूजनरी रिंग कल्टीवेटर के पीछे अपेयर होते हैं और वो इल्यूजनरी रिंग कल्टीवेटर जब अपने पीछे किंगशुई को सेंस करता है वो तो वैसे ही आधा तो मारा ही जाता है क्योंकि वो अपने पीछे एक डेविल को देख रहा था, किंगशुई को नहीं। मतलब कि सभी कल्टीवेटर के सामने किंगशुई एक डेविल बन चुके थे और तभी किंगशुई बड़े आसानी से इस बंदे को निपटा देते, यानी कि इसे एक्सप्लोर करवा देते और सब कुछ ओरिजिन एनर्जी ओरिजिन सोल वगैरह सब कुछ डेवर कर जाते। और जब वैंगलिन के अंदर के जो ओल्ड मैन थे वो देखते तो उनका फेस फेल हो जाता है, लेकिन तभी वो आसमान की तरफ पॉइंट करते और बोलते गैदर और उनके बोलते के साथ आसमान से थंडर नीचे गिरता है और उनके सामने एक बॉल ऑफ लाइट जो कि पर्पल कलर का था वो अपेयर हो जाता है, यानी कि वो थंडर का बना हुआ था लेकिन इसके अंदर वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी थी। और तभी इस थंडर बॉल को वो ओल्ड मैन एक्सप्लोड करवा देते हैं, जिस वजह से किंगशुई को छोड़कर यहाँ पर के जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो तुरंत ही पीछे के चले जाते। लेकिन इतने से टाइम में जो किंगशुई थे उन्होंने 20 से ज्यादा कल्टीवेटर्स को डेवर कर चुके थे, मतलब कि भाई इनकी स्पीड ही खतरनाक है। लेकिन किंगशुई अभी भी नहीं रुकते, वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के बजाय वो ऐसे ही कल्टीवेटर्स को मारना स्टार्ट कर देते। और जब वैंगलिन के अंदर का जो ओल्ड मैन था वो देखता है तो वो चार्ज करता और चिल्लाता है, ग्रैंड सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई, आप अपनी कल्टीवेशन रिकॉर्ड करने के लिए जूनियर्स को डेवर करेंगे, आप पर ये सूट नहीं करता। अगर आप सच में कैपेबल है तो मुझसे आओ, मुझसे फाइट करो। लेकिन ये देखकर जो किंगशुई थी उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट अलग ही लेवल का आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं किंगशुई नहीं हूँ। लेकिन ये देखकर वैंगलिन के बॉडी के अंदर का जो ओल्ड मैन था उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कंटिन्यूअसली बोलने लगता है, बुलशिट, तुम किंगशुई हो, किंगशुई हो, किंगशुई हो। लेकिन किंगशुई ये देखकर भी रुकते नहीं और उनकी आंखों का किलिंग इंटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है और वो और भी सारे कल्टीवेटर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर वैंगलिन के अंदर का ओल्ड मैन फिर से किंगशुई से बोलता है, कंट्री ऑफ क्लियर वाटर का उत्तराधिकारी अपने नाम को भी याद नहीं रख पा रहा, वाकई में ये सैड है। लेकिन जो किंगशुई थे वो डेवर करना स्टार्ट ही रखते हैं, वो कल्टीवेटर्स को मारे जा रहे थे। लेकिन ये देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और एक एसेंडेंट कल्टीवेटर के सामने अपेयर होता है और किंगशुई इसे डेवर करने वाले थे। लेकिन वो ओल्ड मैन जो कि वैंगलिन की बॉडी के अंदर था वो बोलता है, अगर तुम इन बंदों को डेवर करोगे तो मैं इन्हें बचाऊंगा, और ये बोलकर वो उस कल्टीवेटर को किक करते हैं, जिस वजह से वो कल्टीवेटर यहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि ओल्ड मैन अपने किक के थ्रू स्पेशल बेंडिंग का यूज कर रहे थे, लेकिन वो खुद डिसअपियर नहीं हो रहे थे बल्कि उनके सामने के कल्टीवेटर्स को डिसअपियर करवा रहे थे। और ऐसे इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है, एक कल्टीवेटर्स को डेवर करने लगता है तो दूसरा कल्टीवेटर्स को किक करते हुए यहाँ से एस्केप करवाने लगता है। लेकिन किंगशुई की स्पीड काफी ज्यादा थी और यहाँ पर कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा थे, जिस वजह से किंगशुई बड़े आराम से सभी को मारे जा रहा था और ओल्ड मैन बस किसी किसी को ही बचा पा रहे थे। लेकिन तभी जो किंगशुई थे वो सीधा शिंगोंगो के सामने आ जाते और अब वो शिंगोंगो को भी डेवर करने वाले थे। लेकिन जब शिंगोंगो ये देखता है कि अब उसका लाइफ एंड डेथ का मोमेंट है तो वो अपने काफी ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट को यूज करता है। और ये थंडरबोल्ट जब वैंगलिन से उसे उसके टेक्निक की कंपैरिजन मिली थी तब यूज किया था और इससे वो आगे के लेवल पे जाने के लिए इसे और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था। लेकिन अब लाइफ एंड डेथ का मोमेंट था तो शिंगोंगो इस थंडर को यूज कर देता है और जब किंगशुई इस थंडर को देखते हैं तो वो भी एक टाइम के लिए सरप्राइज होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थंडर किंगशुई के सामने आता है किंगशुई उसे तुरंत ही क्रश कर डेवर कर जाते हैं। और अब शिंगोंगो किंगशुई का तो बिल्कुल ही नहीं बच सकता था और वैंगलिन की बॉडी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो ओल्ड मैन उसे कंट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से वैंगलिन भी शिंगोंगो को नहीं बचा सकता था। लेकिन भले वैंगलिन उसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता था लेकिन उस ओल्ड मैन से कम्युनिकेशन कर सकता था। और जब भी वैंगलिन उस ओल्ड मैन को बोलता है उसे बचाओ तो देखकर वो ओल्ड मैन भी उसके सामने वाले कल्टीवेटर को किक करते और वो गायब हो जाते हैं। और तभी वो शिंगोंगो के सामने अपेयर होते और पहले तो एक सील बनाकर किंगशुई को रोकते, लेकिन इस वजह से किंगशुई भी पीछे किसको चले जाते और वैंगलिन भी पीछे किसको चला जाता है। लेकिन वैंगलिन बिल्कुल भी देरी नहीं करता और एक किक शिंगोंगो को करता है और शिंगोंगो अभी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और तुरंत ही वो वाइड इवेंट पर हो जाता है। लेकिन जब किंगशुई ये देखते हैं तो तुरंत ही अपने 32 क्लोनों को बना लेते और तुरंत ही काफी सारे कल्टीवेटर्स को डेवर कर जाते और यहाँ पर फिर से स्लॉटर बचा देते। और अब वैंगलिन और ये ओल्ड मैन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो इतने सारे कल्टीवेटर्स को नहीं बचा सकते थे और यहाँ पर अलग स्क्रीम्स गूंजने लगती है। लेकिन ओल्ड मैन भी इतने आसानी से कैसे हार मानने वाले थे और तभी वो बोलते सेलेस्टियल स्पेल डिसअपियर और उनके बोलते के साथ ही यहाँ पर के जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनके बॉडी के ऊपर ओरिजिन एनर्जी अपेयर हो जाती है। और इन ओल्ड मैन ने वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी को यूज किया था ताकि वो खुद एग्जॉस्ट ना हो। और तभी वो बोलते सेलेस्टियल स्पेल कैटर और उनके बोलते के साथ ही जितने भी कल्टीवेटर्स यहाँ पर थे वो सभी के सभी डिसअपियर हो जाते और इस टाइम पर अब बस किंगशुई के 32 क्लोन और वैंगलिन यहीं पर बचे थे। लेकिन वैंगलिन ये देख सकता था कि जैसे ही इस ओल्ड मैन ने ये स्पेल को यूज किया था तो उसके बॉडी के अंदर की उस ओल्ड मैन की ओरिजिन सोल काफी ज्यादा वीक हो गई थी और वो डिसिपेट होने लगी थी, यानी कि अब वो जल्दी खत्म होने वाली थी। और ये देखकर वैंगलिन बोलने लगता है, डैम, ये ओल्ड मैन तो अब लॉस कर रहा है। और अगर इस ओल्ड मैन की सोल पूरी तरह से वैंगलिन के बॉडी के अंदर से चली जाती तो वैंगलिन को पता था कि वो किंगशुई के हाथों बुरी तरह से निपट जाएगा। और जब किंगशुई सभी कल्टीवेटर्स को यहाँ से डिसअपियर होता हुआ देखते तो वैंगलिन की तरफ देखते और बोलते, क्योंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। और ये बोलकर वो अपने स्पेयर को इमीडिएटली वैंगलिन की तरफ थ्रो कर देते और वैंगलिन जब फील करता है तो वो
काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि वो उस स्पेयर के अंदर से आने वाली ओरा को सेंस कर सकता था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। और तभी वैंगलिन के अंदर के जो ओल्ड मैन थे वो तुरंत ही वैंगलिन के साथ मर्ज हो जाते हैं और वैंगलिन की बॉडी को लेकर तुरंत ही बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन किंगशुई भी अब वैंगलिन का पीछा करने लगता है और बॉबी वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन ओल्ड मैन बड़ी स्पीड में यहाँ से भागे जा रहे थे और उनके पास अभी काफी ज्यादा कम टाइम था, क्योंकि वो जैसे जैसे जितने स्पीड में वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर आगे भागे जा रहे थे वैसे वैसे उनकी ओरिजिनल सोल और ज्यादा डिसिपेट होती जा रही थी। और तभी किंगशुई वैंगलिन को चेस करते हुए बोलते हैं, जिस मोमेंट तुम यहाँ पर अपीयर हुए थे मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा पर्पस मुझे तुम्हारे रियल बॉडी तक लीड करना है। यानी कि किंगशुई उस ओल्ड मैन से बात कर रहे थे और किंगशुई बोलते हैं, चलो छोड़ो, मैं भी तुम्हारे रियल बॉडी की तरफ ही चलता हूँ और फिर मैं उसे भी ड्योर कर लूंगा, जिस वजह से आके काउंटलेस कल्टिवेटर से बेहतर तुम मेरी रिकवरी में हेल्प करोगे। और अभी चेसिंग सीन चल रहा था, मतलब कि ओल्ड मैन भागे जा रहे थे, वर्ल्ड के साथ मर्ज हुए जा रहे थे और किंगशुई भी उन्हें फॉलो करते जा रहा था। वर्ल्ड के साथ मर्ज होता हुआ और जैसे जैसे चेसिंग सीन चल रहा था वैंगलिन को वैसे वैसे स्पेशल बेंडिंग की और ज्यादा समझ आए जा रही थी, यानी कि उसकी कंपैरिजन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी। और यही नहीं बल्कि वैंगलिन की जो डोमेन थी उसके अंदर भी जो वर्ल्ड का लॉ था वो बढ़ने लगा था, उसका जो कर्मा दाव था बढ़कर वर्ल्ड का कर्मा दाव बन रहा था। और सेकंड स्टेप कल्टिवेटर अगर ये देखते तो वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते, क्योंकि सेकंड स्टेप में ओरिजिन एनर्जी चाहिए तो रहती है लेकिन उससे और ज्यादा चाहिए रहता है लॉ की पावर। और वैंगलिन अभी वही समझ रहा था, यानी कि सेकंड स्टेप में चाहिए होता है लॉस को समझना, फिर उन्हें मैनिपुलेट करना और अपने हिसाब से यूज करना। और वैंगलिन को इसकी समझ मिलते जा रही थी, लेकिन इन्हें काफी ज्यादा फेंट थी, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलते जा रहे थे, जिस वजह से वैंगलिन का काफी ज्यादा फायदा होते जा रहा था। लेकिन वो वैंगलिन के बॉडी के अंदर के जो ओल्ड मैन थे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था और वो ओल्ड मैन वैंगलिन का जो सेकंड स्टेप का रास्ता है उसे और ज्यादा आसान बनाते जा रहे थे। और तब हमें वैंगलिन के फिगर को सेलेस्टियल रियल्म के नॉर्दर्न एंड के एक फ्रेगमेंट के ऊपर दिखाया जा, और जैसे वैंगलिन यहाँ पर अपीयर होता है वो ओल्ड मैन की जो ओरिजिनल सोल उसके बॉडी के अंदर थी वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है और वैंगलिन की बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाता है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर बिल्कुल भी रुकता नहीं और बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था उसके पीछे किंगशुई है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। और तभी वैंगलिन अपने बॉडी के पीछे कुछ वोर्टेक्स को बनाता है और उन्हें एक्सप्लोड कर देता है और बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पर किंगशुई अपीयर होते हैं, लेकिन उन्हें इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वैंगलिन ने देखकर अपने पीछे 8 हेवनली चॉप मारता है और तभी किंगशुई वहाँ पर अपीयर होते हैं, लेकिन इन 8 हेवनली चॉप से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं और वो बड़ी स्पीड में भागना अपना जारी रखता है। लेकिन तभी किंगशुई जब यहाँ पर अपीयर हुए थे वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते, ये जगह थंडर सेलेस्टियल रियल्म की इंपीरियल कैपिटल थी, ये थंडर सेलेस्टियल रियल्म का कोर था और सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स होने से पहले एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म के सबसे करीब यही जगह थी। और रूमर्स के हिसाब से जब एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म एग्जिस्ट करता था तो एंशिएंट सेलेस्टियल्स यहीं पर ही डिसेंड करते थे। आखिर उस आदमी का मकसद क्या है जिसके पास की सेलेस्टियल लॉर्ड की पावर है, यानी कि किंगशुई मास्टर फ्लेम स्पार्क की बात कर रहे थे। और तभी किंगशुई की नजर वैंगलिन के ऊपर जाती जो कि अभी भागने में लगा हुआ था, लेकिन किंगशुई गुस्से में वैंगलिन के ऊपर एक थंडर बॉल से अटैक कर देते हैं। और जैसे ये थंडर बॉल अटैक वैंगलिन देखता है वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर। और वैंगलिन को तो उस ओल्ड मैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब वैंगलिन किंगशुई को हाथों बचकर भाग गया होता, लेकिन किंगशुई को अब इस ओल्ड मैन ने काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, जिस वजह से अब वैंगलिन के ऊपर बिल्कुल रैम खाने वाले नहीं थे। और जैसे ये बॉल वैंगलिन के सामने आती है वैंगलिन अपने सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है और उससे ये बॉल जाकर पूरी तरह से कोलाइड हो जाती है। लेकिन इसकी जो शॉक थी उस वजह से वैंगलिन काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और उसके मुंह से भी काफी सारा ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन वो जो बॉल थी यहीं पर ही नहीं रुकती, बल्कि उस बॉल की पावर इस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट के अंदर से होते हुए सीधा वैंगलिन के ऊपर जा लगती है, जिस वजह से वैंगलिन फिर से पीछे चला जाता है। और इस बार काफी टाइम वो अपने मुंह से ब्लड बाहर फेंक देता है और इस टाइम वैंगलिन काफी ज्यादा इंजर हो गया था। लेकिन वैंगलिन जानता था कि अब जो उसके सामने वाला बंदा है यानी कि किंगशुई उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी वैंगलिन का वही हेवन डिफाइंग नेचर एक्टिवेट हो जाता है और वो चिल्लाते बोलने लगता है, मुझे मारना इतना आसान भी नहीं है। और तुरंत ही वैंगलिन अपने माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन को बाहर निकाल देता है। और जब किंगशुई इस पेंटिंग को देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं, माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग, लेकिन ये तो बस एक कॉपी है। और तब ये बोलते के साथ ही वो अपने हाथ को मूव कर और उनके करते के साथ ही वैंगलिन के बॉडी के ऊपर एक खतरनाक फोर्स पड़ता है, जिस वजह से वैंगलिन उस माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं और अपना रिट्रीट करना स्टार्ट ही रखता है। और तभी जो किंगशुई थे वो वैंगलिन से बोलते हैं, मैंने माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग को 1000 सालों तक स्टडी किया है और अगर तुम्हारे पास रियल पेंटिंग भी रहती तब भी तुम्हारे इस वीक अपर सेलेस्टियल कल्टिवेशन के साथ में उसे ब्रेक कर देता। लेकिन तभी किंगशुई ये बोल ही रहे थे कि तभी उनके नीचे का जो फ्रेगमेंट था वो शेक करने लगता है। और इस बात का फायदा उठाकर वैंगलिन अपने सभी ट्रेजर्स ले लेता है कि किंगशुई का ध्यान भटक गया था और वैंगलिन बड़ी स्पीड में अपना रिट्रीट करना स्टार्ट रखता है। और जब किंगशुई नीचे देखते उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है और तभी एक फ्रेगमेंट नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे फ्रेगमेंट्स शेक करने लगते हैं और ये सभी फ्रेगमेंट्स हवा में उड़े जा रहे थे। और जो इनके थंडर चेंज थे हम उनके ऊपर एक एक थंडर बीस्ट को बैठा हुआ देखते हैं और इसी की मदद से ये जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म के फ्रेगमेंट्स थे वो हवा में ऊपर उठ रहे
थे और इस टाइम पर जो किंगशुई के नीचे वाला फ्रेगमेंट था वो ऊपर फ्लाई नहीं करता और इस टाइम पर टोटल 49 फ्रेगमेंट्स शेक हो रहे थे जो कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म के 40% एरिया को कवर करते और तभी 48 फ्रेगमेंट्स हवा में आ जाते और वो चारों तरफ ऐसे गोल राउंड टाइप हो जाते और उनके बीच किंगशुई था, यानी कि इन फ्रेगमेंट्स का एक फॉर्मेशन ही बन गया था और इनकी जो फ्लाई करने की स्पीड थी वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उस वजह से एक वोर्टेक्स फॉर्म हो जाता है और उस वोर्टेक्स के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सक्शन फोर्स बाहर आने लगता है। लेकिन इस वजह से काफी सारे स्पेशल ड्रिफ्ट भी ओपन होने लगे थे क्योंकि थंडर सेलेस्टियल रेल्म का 40% का जो हिस्सा था वो ही ऊपर उठ गया था, जिस वजह से पूरा थंडर सेलेस्टियल रेल्म अनस्टेबल हो गया था और काउंटलेस क्रैक अपेयर होने लगे थे। और तभी जो किंगशुई थे वो ये देखकर बोलने लगते हैं थंडर सेलेस्टियल रेल्म के फ्रेगमेंट्स को ऐसे यूज कर एक फॉर्मेशन बनाना, क्या ये बंदा पूरे थंडर सेलेस्टियल रेल्म को एक मैजिकल ट्रेजर के अंदर रिफाइन करना चाहता है। और तभी एक खतरनाक सी हंसी यहाँ पर गूंजने लगती है और तभी वही मिस्टीरियस ओल्ड मैन यहाँ पर अपेयर होता है, यानी कि वही अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क, और वो एक्साइटेड होते हुए बोलने लगा मैं थंडर सेलेस्टियल रेल्म में कई बार एंटर कर चुका हूँ और 10,000 ईयर्स तक मैंने इसका प्लान बनाया है और इस पूरे वर्ल्ड में मेरे अलावा के पास इतना करेज कैसे हो सकता है कि वो सेलेस्टियल रेल्म को एक ट्रेजर की तरह रिफाइन करे और सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई के सामने ऐसी स्कीम बनाए। और तभी फ्लेम स्पार्क और ज्यादा हंसते हुए बोलने लगते हैं मैंने इस आधे थंडर सेलेस्टियल रेल्म को एक ट्रेजर की तरह यूज करूंगा और मैं इसे अपना ट्रेजर बना लूंगा, तो पूरे ऑल 11 स्टार सिस्टम में बताओ ऐसा कौन रहेगा जो कि मुझे बीट कर पाए। और मैं इसका यूज कर एक स्पेशल बैरियर को ओपन करूंगा जो कि ऑल 11 से सीधा अलायंस स्टार सिस्टम में जाता हो, जिस वजह से हमें ऑल 11 से अलायंस में जाने के लिए ऑल 11 स्टोन नहीं लगेगा और फिर मैं ऑल 11 के काफी सारे कल्टिवेटर्स को लेकर अलायंस स्टार सिस्टम पर अटैक कर दूंगा। और फिर वो चिल्लाते बोलने लगते मास्टर जोंग, जब तुमने मुझे कल्टिवेशन अलायंस से निकाल दिया था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन ऑल 11 स्टार सिस्टम के बिलियंस ऑफ कल्टिवेटर्स को लेकर यहाँ पर आऊंगा और कल्टिवेशन अलायंस को क्रश कर दूंगा। मतलब कि भाई अपने फ्लेम स्पार्क को मास्टर जोंगशेंग से कुछ ज्यादा ही नफरत है। और तभी फ्लेम स्पार्क जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं इस ओल्ड मैन ने फाइनली थंडर सेलेस्टियल फॉर्मेशन को आज कंप्लीट कर ही दिया। लेकिन तभी ये देखकर किंगशुई जो थे वो बोलने लगते हैं सेलेस्टियल रेल्म को एक मैजिकल ट्रेजर की तरह रिफाइन करना वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक इसके अंदर कोई ट्रेजर सोल नहीं होगी तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क हंसते हुए जवाब देते हैं किसने कहा कि इसके अंदर कोई ट्रेजर सोल अपेयर नहीं होगी। और तभी फ्लेम स्पार्क बोलते ट्रेजर सोल अपेयर और उनके ये बोलते के साथ एक एंशिएंट मिरर उनके सामने अपेयर होता है और उसके अंदर से एक इल्यूजनरी जिंक कल्टिवेटर की सोल बाहर निकलती है। ये देखकर किंगशुई बोलते रैंक 4 अपर सेलेस्टियल और फिर ये सोल जाकर एक फ्रेगमेंट के अंदर चली जाती है, जिस वजह से उस फ्रेगमेंट के अंदर जैसे जान आ गई हो। और फिर से फ्लेम स्पार्क बोलते ट्रेजर सोल अपेयर और इस बार एक कॉर्पर रैंक कल्टिवेटर की सोल अपेयर होती है। ये देखकर किंगशुई बोलते रैंक 9 अपर सेलेस्टियल नॉट बैड और ये सोल भी एक फ्रेगमेंट के अंदर चली जाती है। और तभी और 13 कॉर्पर रैंक के सोल अपेयर होते हैं और वो भी फ्रेगमेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर फ्लेम स्पार्क एक और सोल को बाहर निकालते हैं, इसके अंदर से कि काफी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी बाहर फैल रही थी। और वैंगलिन जब देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और वैंगलिन भी अभी यही पर ही था और वो दूर से ये सब कुछ देखा जा रहा था। और वैंगलिन इस ओरिजिन सोल को देखकर बोलता है ये जरूर किसी निर्वाणा स्कायर कल्टिवेटर की ओरिजिन सोल होगी। और किंगशुई इसे देखकर बोलने लगते रैंक 3 स्काई सेलेस्टियल और ये एक फ्रेगमेंट के अंदर चला जाता है। और तभी फ्लेम स्पार्क मिरर के अंदर से एक और सोल को बाहर निकालते और इसके बॉडी के अंदर से अलग ही प्रेशर बाहर आ रहा था और ये जो ब्लड एसिस्टर से उनसे बस थोड़ा ही वीक था। और इसे देखकर किंगशुई बोलने लगते रैंक 9 स्काई सेलेस्टियल और ये एक फ्रेगमेंट के अंदर चला जाता है। और तभी फ्लेम स्पार्क और एक सोल को बाहर निकाल देते जो कि एक ओल्ड मैन ही था, लेकिन इसके बॉडी का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ओरिजिन एनर्जी जो बाहर निकल रही थी वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। और किंगशुई इसे देखकर शॉक रह जाते और बोलते रैंक 2 सेलेस्टियल किंग, मतलब कि सोल की पावर थी निर्वाणा क्लींजर के ऊपर की। और ये सोल मुड़ती है और फ्लेम स्पार्क को देखते और बोलती है अपना वादा याद रखना, और ये बोलकर वो भी एक फ्रेगमेंट के अंदर चली जाती है। और तभी फ्लेम स्पार्क एक और सोल को बाहर निकालते जो कि ब्लड एंसेस्टर की थी और वैंगलिन इसे देखकर शॉक रह जाता है। और तुम्हें याद होगा कि इस ओल्ड मैन ने यानी कि फ्लेम स्पार्क ने ब्लड एंसेस्टर जो कि ब्लड ड्रॉप में बदल गए थे तो उन्हें ठीक कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उनकी ओरिजिन सोल का आधा हिस्सा और आधी ब्लड बॉडी लेकर भी चले गए, तो ये वही है। और जब किंगशुई इसे देखते तो फिर से शॉक रह जाते और बोलते रैंक 6 सेलेस्टियल किंग, मतलब कि अपने जो ब्लड एंसेस्टर थे वो सच में काफी पावरफुल थे और निर्वाणा क्लींजर के मिड स्टेज पर थे, लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और तभी एक और ओरिजिन सोल यहाँ पर अपेयर होती है और जैसे ये ओरिजिन सोल यहाँ पर अपेयर होती है ये जगह पूरी तरह से ट्रेम्बल करने लगती है। आसपास ओरिजिन एनर्जी का मानो जिसे तूफान सा आ जाता है। और जिस मोमेंट किंगशुई इस ओरिजिन सोल को देखते वो सच में काफी ज्यादा शॉक रह जाते, उसे घूरते हुए देखते और स्लोली बोलते रैंक 1 सेलेस्टियल लॉर्ड। और वैंगलिन के एक्सप्रेशंस भी इसे देखकर पेल पड़ जाते और वो इतना ही बोलता है ये ओरिजिन सोल ऑलसीर जितनी पावरफुल है, मतलब कि तुम समझ सकते हो कि ये ओरिजिन सोल कितनी ज्यादा खतरनाक पावरफुल है, मतलब कि ये ओरिजिन सोल है निर्वाणा शैटर की। और ये एक ओरिजिन सोल नहीं बल्कि दो ओरिजिन सोल्स थे। और ये
ये भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते और तभी ये जो मिरर था वो पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है और इसके अंदर से लास्ट ओरिजिन सोल बाहर निकलती है। और इसकी पावर की तो बात क्या ही कर रही है, काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन जैसे ये पावरफुल आई थी इसके अंदर एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट था, यानी कि ये काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। और जैसे इसका किलिंग इंटेंट यहाँ पर बाहर स्प्रेड होता है, फ्रैंकलिन जो कि काफी ज्यादा ही दूर था वो भी अपने मुंह से ब्लड बाहर फेंक देता है। तुम समझ सकते हो कि ये किलिंग इंटेंट कितना ज्यादा ही खतरनाक था। और जब किंग शुई इसे देखते हैं तो वो बोलते हैं सेलेस्टियल रेल्म के रैंक 6 सेलेस्टियल लॉर्ड स्लॉटर सेलेस्टियल, मतलब कि ये जो ओरिजिन सोल थी ये खुद एक सेलेस्टियल की ओरिजिन सोल थी और इसकी पावर को तुम निर्वाणा शैटर के मिड के पीक या लेट स्टेज की मान सकती हो। और तभी सभी ओरिजिन सोल अपनी अपनी जगह जाकर ले लेते और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क एक्साइटमेंट में चिल्लाते सेलेस्टियल फॉर्मेशन गैदर और ये बोलते के साथ ही पूरा फॉर्मेशन गोल गोल घूमने लगता है। और जैसे कि इसके अंदर जान आ गई हो और इसके अंदर से काफी ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। और जब इतने पावरफुल ओरिजिन सोल्स इस फॉर्मेशन के अंदर थे तो तुम समझ ही सकते हो कि ये फॉर्मेशन कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा। और तुम्हें किंग शुई से देखते और बोलते वेरी इंटरेस्टिंग, ये सेलेस्टियल फॉर्मेशन ट्रेजर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अब भी इसके अंदर थोड़ी सी फियर्सनेस की कमी है और मुझे पता है कि तुम मुझे लुभाकर यहाँ पर क्यों लाए हो। तो देखकर फ्लेम स्पार्क भी किंग शुई को देखते और बोलते सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई मुझे तुम्हारा जीरन चाहिए। तो किंग शुई इसके ऊपर साफ साफ मना कर देते और बोलते मैं किंग शुई नहीं हूँ। लेकिन मास्टर फ्लेम स्पार्क इस बात को नहीं मानते और बोलते इस ओल्ड मैन ने सेलेस्टियल रेल्म 100 ऑफ टाइम्स विजिट किया है और सब कुछ एक्सेस किया है। थंडर सेलेस्टियल रेल्म में एक पर्सन था जिसका नाम था किंग शुई और इस पर्सन की कल्टीवेशन एक्सट्रीमली पावरफुल थी और उसके पास लेजेंडरी जी रेल्म था और वो कंट्री ऑफ क्लियर वाटर का हायर था यानी कि उत्तराधिकारी। और सेलेस्टियल रेल्म में एसेंड होने के बाद वो थंडर सेलेस्टियल रेल्म आया और एक सेलेस्टियल लॉर्ड बन गया। लेकिन थंडर सेलेस्टियल रेल्म के कोलैप्स के दिनों की शुरुआत में उसके अंदर एक बड़ा सा चेंज आया और वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो एक डीमन बन गया जिसने की सबको स्लॉटर करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास जी रेल्म था जिस वजह से उसने काउंटलेस सेलेस्टियल्स को स्लॉटर कर दिया। वो पूरी तरह से एक सेलेस्टियल स्लॉटर डीमन बन गया था और जिन लोगों को उसने मारा था उनमें से कई सारे उसके फ्रेंड्स थे, डिसाइपल्स थे, डिसेंडेंट्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी दाव पार्टनर जो कि हजारों सालों तक उसके साथ रही थी। और उन्होंने अपने दाव पार्टनर को खुद ही स्लॉटर करने की वजह से उनका जो माइंड था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्होंने अपने होश खो लिए थे और जिस मोमेंट उन्होंने अपना होश वापस पाया और ये सब कुछ देखा वो पूरी तरह से पागल हो गए और फिर उन्होंने स्ट्रगल कर अपनी शॉट को उठाया और अपनी ओरिजिन सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जी रेल्म उसे रिजरेक्ट ना कर दे। इसलिए उन्होंने अपने मैजिकल ट्रेजर सीलिंग वोर्टेक्स का यूज किया और अपनी ओरिजिन सोल और बॉडी को 9 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया और सील कर दिया। लेकिन सेलेस्टियल एम्परर बाइफान जो कि किंग शुई के मास्टर थे और उन्होंने जब किंग शुई के होश ठिकाने नहीं थे और वो स्लॉटर करने जा रहे थे तो उन्होंने किंग शुई को सप्रेस किया था यानी कि रोका था। लेकिन जब किंग शुई ने ऐसा किया तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन किंग शुई उनका डिसाइपल था और वो अपने डिसाइपल को काफी ज्यादा प्यार करते थे जिस वजह से उन्होंने बाहर एक हीलिंग फॉर्मेशन लगा दिया क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर बाइफान के बाद जो सबसे ज्यादा सेलेस्टियल एम्परर बनने लायक थे वो किंग शुई थे। और फ्लेम स्पार्क ये बोलकर अपने पास एक जेट को बाहर निकालते और बोलते ये वो सेलेस्टियल जेट है जो कि सेलेस्टियल एम्परर बाइफान ने जाने से पहले अपने डिसाइपल सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई के बारे में छोड़ा था और जब तुम इसे देखोगे तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। और ये बोलकर वो सेलेस्टियल जेट को किंग शुई को दे देते। लेकिन जैसे किंग शुई इस सेलेस्टियल जेट को कैच करते उनकी आंखों में कंफ्यूजन आती है लेकिन एक अलग सा किलिंग इंटेंट जो कि इस पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकता हो, इस किलिंग इंटेंट के सामने कोई भी किलिंग इंटेंट फीका पड़ जाता था। इतना ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट उनकी आंखों में आ जाता है और मास्टर फ्लेम स्पार्क जब ये देखते हैं तो वो अंदर ही अंदर डर जाते हैं। और मास्टर फ्लेम स्पार्क जो है वो ऑलसिर से भी ज्यादा पावरफुल है और उनके पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर भी है लेकिन फिर भी वो किंग शुई से डर रहे थे। तो तुम समझ सकते हो कि ये जो किंग शुई है किस लेवल का बंदा है। और तभी किंग शुई वो जो जेट था उसे फॉलो कर देते और एक तेज रोर आसमान में छोड़ते जिस वजह से काफी सारे क्रैक्स अपेयर होते और वो मास्टर फ्लेम स्पार्क के ऊपर अटैक कर देते। लेकिन जब मास्टर फ्लेम स्पार्क ये देखते तो अपने 49 जो फ्रेगमेंट्स थे उसका यूज कर एक वोर्टेक्स को बना लेते जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सक्शन फोर्स बाहर निकलता है जो कि इन क्रैक्स को भी अपने अंदर खींच देता है। लेकिन तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क चिल्लाते हुए किंग शुई से बोलते किंग शुई इस ओल्ड मैन ने तुम्हें बस वो सेलेस्टियल जेट दिखाया है ताकि तुम अपनी पुरानी बातों को याद कर सको। लेकिन किंग शुई गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें किल कर दूंगा। मैं जिस बात को इतने सालों से भुलाना चाहता था तुमने उसे मुझे याद दिला दिया। और तभी बोलते के साथ ही किंग शुई बड़ी स्पीड में वर्ल्ड में डिसअपियर हो जाता है और मास्टर फ्लेम स्पार्क पीछे अपेयर होता है। तो मास्टर फ्लेम स्पार्क 49 फ्रेगमेंट्स को अपने पीछे ला लेते हैं। लेकिन जैसे ही किंग शुई का पंच उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर पड़ता है मास्टर फ्लेम स्पार्क 1000 फीट पीछे पुश हुए चले जाते हैं
मतलब कि भाई किंग शुई की जो पावर है अलग ही लेवल की है। लेकिन किंग शुई अटैक करना रोकते नहीं, तो ये देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं सेलेस्टियल फॉर्मेशन, लॉ ट्रांसफर, और उनके बोलते के साथ ही 49 फ्रेगमेंट्स किंग शुई को सराउंड कर लेते हैं। और फिर मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं सेलेस्टियल किलिंग थ्रोन, और उनके बोलते के साथ ही एक जायंट वर्टेक्स उसके अंदर फॉर्म हो जाता है। लेकिन किंग शुई ये देखकर एक रोर करते हैं और बोलते हैं कॉल द विंड, और किंग शुई के बोलते के साथ ही कॉल द विंड यहाँ पर समन हो जाता है, वो भी एक ड्रैगन के साथ। मतलब कि वैंगलिन जब एक या दो ड्रैगन की पावर के साथ इसे यूज करता है तो वो कितने ज्यादा पावरफुल रहते हैं, और अभी एक ड्रैगन के साथ था। और इसकी जो कोल्ड विंड थी वो मास्टर फ्लेम स्पार्क सेज करते, और जब कॉल द विंड उन 49 फ्रेगमेंट्स के अंदर एक्सप्लोड होता है तो मास्टर फ्लेम स्पार्क काफी ज्यादा पीछे खिसके हुए चले जाते, उनके एक्सप्रेशन फेल हो जाते, और उनके पास इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था फिर भी वो किंग शुई के अगेंस्ट हारे जा रहे थे। और ये देखकर वो बोलने लगते ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी सेलेस्टियल स्पेल नहीं है। जब मास्टर फ्लेम स्पार्क वैंगलिन की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे तो उन्होंने वैंगलिन को ये स्पेल यूज करते हुए नहीं देखा था, और वो फर्स्ट टाइम इसे देख रहे थे, तो वो इसलिए इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और इनकी जो बैटल थी वो कंटिन्यू चलती रही थी। लेकिन तभी फ्लेम स्पार्क चिल्लाते हुए किंग शुई से बोलते रूमर से कि जब सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था तो तब सेलेस्टियल एम्पर बायफैन की एक अलग ही डेथ हुई थी। बायफैन के डिसाइपल होने के नाते क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, और तुम उनका रिवेंज लेना नहीं चाहते। और मास्टर फ्लेम स्पार्क अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो किंग शुई से फाइट करना नहीं चाहते थे, उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उन्हें तो किंग शुई को अपने साथ मिलाना था और अलायंस स्टार सिस्टम पर अटैक करना था। लेकिन किंग शुई कुछ भी नहीं सोचते और वो अपना सेकंड स्पेल यूज करते समंदी रेन, और उनके बोलते के साथ ही 5000 किलोमीटर के अंदर क्रिस्टल लाइक रेन ड्रॉप्स अपर हो जाते, और फिर वो बोलते समंदी रेन, आइस सील, और ये बोलते के साथ ही वो जो रेन ड्रॉप्स थे वो आइस में बदल जाते। लेकिन तभी फ्लेम स्पार्क चिल्लाते हुए किंग शुई से बोलते सेलेस्टियल और किंग शुई, जब आपने अपना होश खो दिया था और काउंटलेस सेलेस्टियल्स को स्लॉटर कर दिया था तो क्या सेलेस्टियल लॉर्ड के हार्ट में कोई डाउट नहीं है कि आखिर क्यों हुआ था और इसका रीजन क्या था? मैंने जो फाइंड किया उसके हिसाब से जब तुम इंसेन हुए थे बाकी जो 3 सेलेस्टियल रियल्म्स उनमें भी कुछ लोगों के साथ सेम ऐसा ही हुआ था। शायद से इसका आंसर रेन सेलेस्टियल रियल्म की कल्टिवेशन अलायंस में मिल सकता है। अगर वह आंसर नहीं मिला तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें विंड और लाइटिंग सेलेस्टियल रियल्म जाने के लिए हेल्प करूंगा। लेकिन अभी भी किंग शुई नहीं रुकते, लेकिन इन्हें देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क को भी गुस्सा आ जाता है और वो शाउट करते हुए बोलते मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं बस तुमसे फाइट करना नहीं चाहता। तुम सील ब्रेक इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प और तभी तुम बाहर निकल पाए। तो किंग शुई प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो फाइट करने के लिए। तो ये देखकर किंग शुई भी थोड़ी देर के लिए अपने होश में आ जाते और फिर फ्लेम स्पार्क से बोलते मुझे एक रीजन दो क्यों मैं तुम्हें जी रेल्म को गिफ्ट करूं। तो देखकर फ्लेम स्पार्क के जान में जान आती है, क्योंकि वो अपने फुल पावर से किंग शुई से फाइट करते तो उन्हें भी इसमें काफी ज्यादा लॉस होता। और किंग शुई जो कि खतरनाक ही बंदा है उससे फाइट करना बोले तो अपना सर पत्थर पर दे मारना है। और फिर फ्लेम स्पार्क किंग शुई से बोलते अगर सेलेस्टियल लॉर्ड अपने कल्टिवेशन को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी ओरिजिन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ऑल एवन स्टार सिस्टम में कल्टिवेटर्स को डेवर करने की बजाय आप मेरे साथ अलायंस स्टार सिस्टम में चलिए, जहाँ पर की इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स है। और मुझे यकीन है कि सेलेस्टियल और किंग शुई अपने पिक पर जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। और भाई मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जो अलायंस स्टार सिस्टम के लोग है ना वो ऑल एवन स्टार सिस्टम के लोगों से ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि ऑल एवन में कैसा होता है कि यहाँ पर कल्टिवेशन फैमिलीज होती है और यहाँ पर लाइफ डेट की बैटल कभी होती है, लेकिन अलायंस अलग ही है, वहाँ पर सेक्ट वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर अपने इवन मास्टर से भी केयरफुल रहना रहता है, जैसे कि तुम ऑलसीर और वैगनेट का ही ले सकते हो। इसलिए वहाँ के जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो ज्यादा पावरफुल रहते हैं कंपेयर टू ऑल एवन। लेकिन किंग शुई बोलते हैं ये रीजन भी इनफ नहीं है। तो ये देखकर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं आपके सील होने के बाद सेलेस्टियल रियल्म में डिजास्टर आया था और पूरी तरह से सेलेस्टियल रियल्म्स कोलैप्स हो गए। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर क्या हुआ था? और रूमर से कि कल्टिवेशन अलायंस के पास एक लिविंग सेलेस्टियल है, अगर आप मेरे साथ आते हैं तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो देखकर किंग शुई बोलते ये भी इनफ नहीं। तो फिर फ्लेम स्पार्क बोलते जब मैं यंग था तो मैं कल्टिवेशन अलायंस के अंदर एक एल्डर था, और कल्टिवेशन अलायंस के अंदर एक स्क्रॉल है, और रूमर से कि जब सेलेस्टियल रियल्म्स कोलैप्स हुए थे तो तब ये स्क्रॉल आसमान से गिरा था और इसमें एशियंट सेलेस्टियल रियल्म का एक ट्रेस है। और जब मैंने कल्टिवेशन अलायंस छोड़ा था तो तब तक कोई भी इस स्क्रॉल को ओपन नहीं कर पाया था। लेकिन रूमर से कि उस स्क्रॉल में सेलेस्टियल रियल्म के कोलैप्स होने का असली रीजन है, और ये सब आपके सडन चेंज से भी रिलेटेड जरूर होना चाहिए। आखिर ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। और किंग शुई हम बिल्कुल भी एनिमीज नहीं है, अगर तुम इस रीजन से भी एग्री नहीं करते तो फिर कुछ मत बोलो, चलो फिर हम बैटल करते हैं। और इस बार मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और मैं अपने मैजिकल ट्रेजर की भी फुल पावर को यूज करूंगा। और मास्टर फ्लेम स्पार्क बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह रहे थे कि वो किंग शुई के साथ बैटल करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा डरे भी हुए थे, क्योंकि वो इंसेन बैटल के अंदर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका टारगेट कोई और है तो वो यहाँ पर किंग शुई से फाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन किंग शुई भी जानते थे कि सामने वाला बंदा उसका एनिमी नहीं है, और किंग शुई को भी ये जानना था आखिर सेलेस्टियल रियल्म के साथ क्या हुआ था और वो इंसेन कैसे हो गए
उन्होंने इवन की अपनी दाव पार्टनर को अपने हाथों से मार दिया था। मतलब कि भाई ये जो किंगशुई है, तुम समझ सकते हो कि वैंगलिन जितना प्यार ली मुआन से करता है उतना ही प्यार किंगशुई अपने दाव पार्टनर से करते थे, लेकिन उन्होंने उनके हाथों ही उन्हें मार दिया। तो तुम समझ ही सकते हो कि किंगशुई के दिल पर क्या बीतती होगी, और इसलिए उन्होंने अपने आप को 9 पार्ट्स में काटकर सील कर दिया था ताकि वो इस गम को भुला पाए। लेकिन जब उन्हें ये चांस मिल रहा था कि वो जान सकते हैं कि वो इसे कैसे हुए थे और क्यों उन्होंने सभी को स्लॉटर कर दिया था, तो वो सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल वैंगलिन की तरह ही। तो किंगशुई भी इस बात के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं जी रेल्म को डेटोनेट कर दूंगा, यानी कि उन्हें ब्लास्ट कर दूंगा, तो फिर ये फॉर्मेशन भी काम का नहीं रहेगा। और ये बोलकर किंगशुई के आइस के अंदर से जी रेल्म बाहर निकलता है और जितने भी 49 फ्रेगमेंट्स थे उनके अंदर एक एक कर चला जाता है। और मास्टर फ्लेम स्पार्क जब ये देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश रह जाते हैं। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क बोलते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और तभी फ्लेम स्पार्क अपने हेडसाइज चेंज करते और एक सील बनाते हैं, जिस वजह से ये जो 49 फ्रेगमेंट्स थे वो एक वर्टेक्स को बना देते हैं। और फिर फ्लेम स्पार्क उस वर्टेक्स के अंदर कदम रख देते हैं और किंगशुई को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, तो किंगशुई भी उसके अंदर चले जाते हैं। मतलब कि भाई उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि फ्लेम स्पार्क कोई चाल चलेगा। और जब फ्लेम स्पार्क और किंगशुई यहाँ से जाते हैं तो फ्लेम स्पार्क जो है उन्होंने वो जो उनका 49 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन था उसे छोटा कर रख लिया था। लेकिन तभी जाने से पहले किंगशुई अपने डिवाइन सेंस को वैंगलिन की तरफ छोड़ते हैं और उसके अंदर एक मैसेज था। लेकिन वैंगलिन जाने से पहले फ्लेम स्पार्क को बोलता है मुझे मेरा थंडर बीस्ट तो लौटा दीजिए। तो ये देखकर मास्टर फ्लेम स्पार्क अभी के लिए इस पर मना कर देते हैं और बोलते हैं जब अलायंस का पैसेज ओपन हो जाएगा तो तब मैं तुम्हें ये दे दूंगा। और तभी वैंगलिन के पास किंगशुई की डिवाइन सेंस आती है जिसमें कि ये मैसेज था मैं तुम्हारे अंदर एक फेमिलियर से ऑरा फील कर सकता हूँ और तुमने कॉल द विंड सीख लिया है, तो इसलिए तुम्हें मेरे मास्टर का सक्सेसर माना जा सकता है। तो तुम इसे अच्छे से सीखो क्योंकि ये मेरे मास्टर के 6 ग्रेट स्पेल्स में से एक है। तो तुम तुम्हारे हाथों इसे वेस्ट मत होने देना। मतलब कि भाई किंगशुई ने वैंगलिन को उसके मास्टर का सक्सेसर मान लिया, यानी कि वैंगलिन किंगशुई का इनडायरेक्टली जूनियर ब्रदर बन गया है। मतलब कि भाई तुम समझ सकते हो कि वैंगलिन को एक ऐसा सीनियर ब्रदर मिल चुका है जो कि उल्टी खोपड़ी का है। और भाई जो किंगशुई है अब वैंगलिन की जो हेल्प करने वाले है ना, तुम समझ ही नहीं सकते। और जो आगे की बैटल्स होने वाली है ना, मतलब मजे ही मजे उसमें। खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ये तो मेरी एक्साइटमेंट थी। और अभी के लिए जो फ्लेम स्पार्क यहाँ से गए थे उन्होंने थंडर सेलेस्टियल रेल्म का 40% हिस्सा भी अपने साथ लेकर चले गए थे, जिस वजह से थंडर सेलेस्टियल रेल्म पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। मतलब कोलैप्स हुए जा रहा था, खतरनाक ही इसके अंदर स्पेशल ड्रिफ्ट्स बनने लगे थे, यानी कि ये कुछ टाइम में पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला था। तो वैंगलिन ने देखता है और बोलता है सेलेस्टियल गेट तो क्लोज हो गया है, तो अब इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तो होगा, तो मैं आप कैसे निकलूं। लेकिन वैंगलिन को इतना पता था कि जो शेंगोंगू है उसे यहाँ से निकलने का रास्ता पता होगा। लेकिन वैंगलिन सोचता है सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई क्या उन्होंने नोटिस कर लिया था कि मेरे पास भी एक टाइम पर जी रेल्म था। लेकिन वैंगलिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो शेंगोंगू की ऑरा को फील करने लगता है, क्योंकि शेंगोंगू ने वैंगलिन को अपने सोल का एक पीस दिया था, यानी कि दाव का, क्योंकि उसने दाव की ओर ली थी। तो वैंगलिन अभी के लिए वो था, तो वैंगलिन उससे शेंगोंगू को फाइट कर सकता था और वैंगलिन को शेंगोंगू फाइट हो जाता। लेकिन वैंगलिन से शेंगोंगू काफी ज्यादा दूरी पर था। लेकिन वैंगलिन यहाँ से बड़ी स्पीड में शेंगोंगू की तरफ जाने लगता है। और जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल था उसने अपने मैसेंजर्स के लिए इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म में ट्रांसफर अरे को लगा कर रखा था, जिस वजह से उन्हें सीधा गेट से अंदर आने की जरूरत नहीं थी और ना ही उन्हें थंडर फर्नेस की जरूरत। वो बस ट्रांसफर अरे को यूज कर यहाँ पर आ जाते थे और सभी जो थंडर सेलेस्टियल के मैसेंजर्स थे अभी उसी की साइड भागे जा रहे थे, यानी कि जो अभी न्यू मैसेंजर्स बने थे और वो अभी इधर ही थे, तो वो उधर ही जाए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का बस वही एक रास्ता बचा था और शेंगोंगू वगैरह सभी लोग उधर ही जा रहे थे। और तभी हम शेंगोंगू को देखते हैं जो कि अभी भी वैंगलिन और किंगशुई की फाइट को याद कर रहा था, लेकिन वो बोलने लगता है मुझे पता है मेरे लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। और अभी के लिए जिंगोंगली वगैरह भी बड़ी स्पीड में यहाँ से उधर ही ट्रांसफर अरे की तरफ भागे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी सारे स्पेशल ड्रिफ्ट मिल रहे थे, तो बचकर उन्हें जाना पड़ रहा था। और हमें वैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने काफी बड़ा स्पेशल ड्रिफ्ट ओपन हो जाता है, लेकिन वैंगलिन उससे बच जाता है क्योंकि वैंगलिन की पावर काफी ज्यादा थी। लेकिन वैंगलिन यहाँ से ज्यादा स्पीड में फ्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक स्पेशल ड्रिफ्ट बनने लगे थे, क्योंकि यहाँ का जो स्पेस था बुरी तरह से कोलैप्स हुआ जा रहा था और वैंगलिन यहाँ पर स्पेशल बेंडिंग भी यूज नहीं कर सकता था और ना ही किसी टेलीपोर्टेशन का स्पेल। तो वैंगलिन सोचता है क्या वो अपने वो जो सेलेस्टियल फ्रेगमेंट है उससे इन स्पेशल ड्रिफ्ट अवॉइड कर सकता है। तो देखकर वैंगलिन भी अपने उस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को बाहर निकालता और एक स्पेशल ड्रिफ्ट के ऊपर फेंकर मारता है, जिस वजह से वो जो स्पेशल ड्रिफ्ट था वो तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो वैंगलिन का सेलेस्टियल फ्रेगमेंट था उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, मतलब कि 0 डैमेज, क्योंकि भाई इस फ्रेगमेंट को रिफाइन किया था सेलेस्टियल थंडर ने, यानी कि डिवाइन ट्रिबुलेशन ने।
और वैंगलिन का जो सेलेस्टियल फ्रेगमेंट था वो 1000 फीट इतना बड़ा था। और तभी हम एक लड़की को देखते जो कि फ्लाई करते हुए बड़ी स्पीड में भागे जा रही थी और वही जेंग कोंगली का जो ग्रुप था उसमें से एक लड़की थी जिसकी कल्टीवेशन की कॉर्पोरल रैंक थी, लेकिन अब उसकी जो कल्टीवेशन थी एसेंडेंट तक गिर चुकी थी। और वो जो लड़की थी वो वैंगलिन के फ्रेगमेंट को देखती है तो वो बड़ी स्पीड में वैंगलिन के फ्रेगमेंट की तरफ फ्लाई होकर आने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक 100 फीट बड़ा स्पेशल ड्रिफ्ट ओपन हो जाता है और वो चाहकर भी अब स्पेशल ड्रिफ्ट से बच नहीं सकती थी। तो ये देखकर वो वैंगलिन को आवाज लगाती है, सीनियर प्लीज मुझे बचाइए, जेंग कोंगली मेरा सीनियर ब्रदर है। तो जब वैंगलिन जेंग कोंगली नाम सुनता है तो वो भी उसे बचा लेता है और अपने फ्रेगमेंट के ऊपर ला देता है। तो ये देखकर वो जो लड़की थी वो वैंगलिन को थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ बचाने के लिए, लेकिन वैंगलिन उसे देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास सेलेस्टियल जेट से? तो देखकर वो तो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर वैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारी लाइफ सेव करने के लिए 10,000 सेलेस्टियल जेट्स और इस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट के ऊपर हर एक घंटे के लिए रुकने के लिए 10,000 सेलेस्टियल जेट्स। तो ये देखकर वो भी अपने पास से एक बैग ऑफ होल्डिंग निकालती है और वैंगलिन को दे देती है और बोलती है इसके अंदर 50,000 सेलेस्टियल जेट्स है। और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका सीनियर ब्रदर जिस सीनियर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है वो ऐसे इंसान होंगे। और वैंगलिन को ये लड़की जेंग कोंगली का सीनियर तो बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन जब उसने किंग शुई के साथ वैंगलिन को फाइट करता हुआ देखा था तो वो मान गई थी कि वैंगलिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी बड़े स्पीड में ऐसे स्पेशल रिफ्ट को कुचलते हुए आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे से कुछ कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि बड़ी स्पीड में भागे जा रहे थे और स्पेशल रिफ्ट से बच रहे थे। तो ये देखकर वो जो लड़की इस फ्रेगमेंट के ऊपर थी वो उन पीछे वाले कल्टीवेटर्स को देखते और उसके अंदर एक और लड़की थी जिसका नाम जीजी फैन था। तो ये देखकर जो वैंगलिन के फ्रेगमेंट के ऊपर लड़की थी वो वैंगलिन से बोलने लगती है सीनियर प्लीज आप उन्हें भी बचाइए, वो मेरे फ्रेंड्स है। लेकिन वैंगलिन ये देखकर बिल्कुल भी नहीं रुकता और ये जो लड़की थी इसका नाम जानून था और वैंगलिन अपनी जैसी स्पीड थी वैसे ही कंटिन्यू रख, लेकिन तभी जानून अपने पास से कुछ थ्रेड्स निकालकर उन पीछे वाले कल्टीवेटर्स की तरफ छोड़ देती है। तो ये देखकर जो जीजी फैन का ग्रुप था वो इन्हें पकड़ लेता है और फिर वो इस फ्रेगमेंट के ऊपर आ जाते हैं। और तभी जीजी फैन जानून को देखती है और बोलती है ये फेलो कल्टीवेटर कौन है? लेकिन जैसे जीजी फैन वैंगलिन को देखती है तो शॉक रह जाती है, लेकिन वो शर्मा भी जाती है क्योंकि वैंगलिन ने भाई उसकी जान बचाई थी और जब से ये वैंगलिन के पैर में पड़ गई थी, मतलब कि भाई इस लड़की की किस्मत सच में काफी खराब है, उसने गलत आदमी को चूज कर लिया। लेकिन तभी जानून जो जीजी फैन का ग्रुप था उससे बोलती है तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए 10,000 सेलेस्टियल जेट्स और यहाँ पर स्टे करने के लिए हर एक घंटे के 10,000 सेलेस्टियल जेट्स तुम्हें सीनियर को देने होंगे। तो ये देखकर जीजी फैन इसके ऊपर हमें नोट करती है और वो लोग भी वैंगलिन को अपने सेलेस्टियल जेट्स दे देते हैं और ऐसे वैंगलिन अपने फ्रेगमेंट से फ्लाई करता हुआ बड़ी स्पीड में आगे जाने लगता है। और ऐसे वैंगलिन के जो फ्रेगमेंट्स था उसके ऊपर और भी कल्टीवेटर्स आने लगते हैं, लेकिन वो जो पहले वाली लड़की थी जानून वो यहाँ के रूल्स सबको समझा देती है और फिर सभी कल्टीवेटर्स भी वैंगलिन को सेलेस्टियल जेट्स दे देते हैं। और फिर कुछ टाइम में इस फ्रेगमेंट्स के ऊपर 50 से ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि इस फ्रेगमेंट के ऊपर आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वैंगलिन रुक रहा नहीं था और बड़ी स्पीड में भागे जा रहा था, मतलब कि वो किसी के लिए भी नहीं रुकता था। लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स इस फ्रेगमेंट्स के पीछे रह जाते क्योंकि जो फ्रेगमेंट था स्पेशल रिफ्ट को क्लोज करता हुआ जाता था तो पीछे एक अच्छी जगह बन जाती थी जो कि सेफ रहती थी। तो काफी सारे कल्टीवेटर्स भी पीछे थे और ये ऐसे आगे जाने लगते, लेकिन तभी उनके सामने एक 10,000 फीट जितना बड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है जो कि सेम वैंगलिन की तरह ही सेलेस्टियल रेल्म का एक फ्रेगमेंट था, लेकिन वो वैंगलिन की तरह डिवाइन ट्रिब्यूलेशन से रिफाइन नहीं हुआ था। तो वो कमजोर था और जैसे जैसे वो वर्ड से टकराता वैसे वैसे उसके टुकड़े हो जाते और उसका साइज कम होता जाता। और उसके ऊपर 3 पावरफुल कॉर्पोरल रैंक के कल्टीवेटर्स थे और अलग से 100 कल्टीवेटर्स थे। और अभी जो 3 कॉर्पोरल रैंक के कल्टीवेटर थे उन्हें वैंगलिन का जो 1000 फीट का फ्रेगमेंट्स था उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और उनमें से गोल्डन रोमैन था जो कि वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलता है वो फ्रेगमेंट हमें दे दो। और उनमें से एक बंदा वैंगलिन के सामने आ जाता है, लेकिन वैंगलिन अपने बीस्टबोन टैटू को बाहर निकालता है और बीस्टबोन टैटू तुरंत ही वो जो कॉपर रैंक का बंदा था उसकी बॉडी को स्टोन का बना देता है। तो उस बंदे की ओरिजिनल सोल काफी ज्यादा डर जाती है और वो डर के भागने लगता है, लेकिन वैंगलिन फिर उसे अपने सोल फ्लैग के अंदर भर देता है, मतलब कि एक बंदे को वैंगलिन ने देखते देखते निपटा दिया था। लेकिन ये देखकर दूसरा वाला बंदा वैंगलिन के ऊपर एक सेलेस्टियल स्पेल से अटैक करता है जो कि था थंडर चॉप और उससे एक पावरफुल थंडर बोल्ट जो कि सेलेस्टियल थंडर था वो बाहर निकलता है, सीधा वैंगलिन के ऊपर चार्ज होता है। लेकिन वैंगलिन उससे अपने ओरिजिनल सोल के थ्रू डेवर कर जाता है, मतलब कि वैंगलिन को इनके अटैक से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जब वो बंदा ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और बड़ी स्पीड में ऐसे फ्लाई कर भागने लगता है। लेकिन वैंगलिन अभी से इसे भागने कैसे दे सकता था और तभी वैंगलिन अपना स्टॉप स्पेल यूज करता और अपना जो थर्ड आई का स्पेल था उसे यूज करता है, जिस वजह से इस बंदी की बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। लेकिन उसकी ओरिजिनल सोल काफी ज्यादा डर जाती है और वो भागने लगता है, लेकिन वैंगलिन उसे पकड़ लेता है। और वैंगलिन किसी को भी प्रोवोक नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसे प्रोवोक कर दे तो वैंगलिन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। लेकिन तभी वो जो तीसरा वाला कल्टीवेटर था वो भी रुकता नहीं और वैंगलिन के ऊपर एक शॉट बनाकर अटैक कर देता है। लेकिन वैंगलिन फिर से उसे अपने थर्ड आई वाले स्पेल से खत्म कर देता है और वो जो ब्लू रोब वाला कल्टीवेटर था वो इससे थोड़ा सा पीछे किसको चला जाता है, लेकिन उसे पता
पता चल जाता है वैंगलिन काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, जिस वजह से वो यहाँ पर रुकता नहीं और वैंगलिन से बोलता है तुम्हारा स्पेल सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम इस मैटर को यहीं पर ही छोड़ते हैं और वो अपने आंखों में किलिंग इंटेंट सप्रेस कर देता है और यहाँ से बड़ी स्पीड में भागा हुआ चला जाता है। तो देखकर वैंगलिन भी फ्रेगमेंट के ऊपर वापस आ जाता है और यहाँ पर कितने भी कल्टिवेटर्स थे वैंगलिन को देखकर शॉक थे कि उसने इतने आसानी से 2 इल्यूजनरी यंग कल्टिवेटर को मार दिया। और जिन लोगों ने वैंगलिन की किंगशुई के साथ वाली फाइट देखी थी वो इतने ज्यादा शॉक नहीं थे, लेकिन बाकी के कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन वैंगलिन उस बंदे को भी आखिर कैसे जाने दे सकता था? आखिर वैंगलिन ऐसा बंदा है ही नहीं कि वो ऐसे किसी बंदे को जाने दे जिसने कि उसे प्रोवोक किया है। तो वैंगलिन उसने जिन कल्टिवेटर्स को मारा था उनमें से एक ओरिजिन सोल को निगल लेता है, जिससे उसके अंदर ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर वैंगलिन यूज करता है कॉल द विंड और वैंगलिन के इस अटैक को यूज करते के साथ ही वो जो ओल्डमैन था जो कि अभी दूरी पर फ्लाई कर रहा था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही कॉल द विंड अटैक की वजह से मारा जाता है। यानी कि वो इस स्पेल से मारा नहीं जाता बल्कि उसके सामने 30 फीट लॉन्ग एक स्पेशल रिफ्ट ओपन हो जाता है और उसके अंदर वो खींचा चला जाता है और उसके अंदर वो मारा जाता है। और अभी इस फ्रेगमेंट के ऊपर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सच में शॉक में थे और कुछ लोग तो ऐसा प्लान बना रहे थे कि वो वैंगलिन से टाइम आने पर इस फ्रेगमेंट को छीन लेंगे और कुछ लोग तो सेलेस्टियल जेट्स देने के लिए पहले नखरे दिखा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा देखा था तो वो शुक्र मनाने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि उन्होंने सेलेस्टियल जेट्स दे दिया और कोई भी यहाँ पर बखेरा खड़ा नहीं करा, नहीं तो आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। और तभी वो ऐसे आगे जाए जा रहे थे कि तभी वैंगलिन को शेंगोंगू से जाता है और शेंगोंगू भी वैंगलिन को सेज कर देता है। और तभी शेंगोंगू के आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है और वो वैंगलिन की तरफ आ जाता है और वैंगलिन को ग्रीट करता है और बोलता है शेंगोंगू ग्रीट्स माय लॉर्ड। तो देखकर वैंगलिन उससे बोलता है तुम इधर के साइड बैठ जाओ और मुझे थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो ट्रांसफर आ रहे हैं वहां तक ले चलो। तो देखकर शेंगोंगू भी ऐसा ही करता है और वैंगलिन से रिस्पेक्टफुली बोलता है माय लॉर्ड हमसे ट्रांसफर अरे ज्यादा दूर नहीं है। और ये बोलकर वो बड़ी स्पीड में यहाँ से आगे जाने लगते हैं और शेंगोंगू के बारे में यहाँ पर फ्रेगमेंट्स के ऊपर जितने भी कल्टिवेटर्स थे उनमें से आधे से ज्यादा को तो पता ही था। और जब शेंगोंगू इतने रिस्पेक्ट से वैंगलिन से बात कर रहा था तो उन्हें पता था कि वैंगलिन जरूर खतरनाक ही बंदा है। और जीजी फैंग जो थी वो वैंगलिन को पीछे से देखने लगती है और उसका फेस रेड हो जाता है, मतलब कि भाई सच में ये अपने लोडे के पैर में फंस चुकी थी। और ये जैसे जैसे आगे जाए जा रहे थे जो स्पेशल रिफ्ट थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हुए जा रहे थे, क्योंकि कोई जो स्पेशल रिफ्ट थे वो 2,000 फीट तक हो जा रहे थे। मतलब कि तुम समझ सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा स्पेस कोलैप्स हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कर वैंगलिन सभी को बचाया जा रहा था और वैंगलिन शेंगोंगू से पूछता है अभी कितने दूर वो ट्रांसफर आ रहे हैं। तो देखकर शेंगोंगू बोलता है अभी बस 5 किलोमीटर दूर है। और तभी कुछ टाइम के बाद इनके सामने एक 10,000 फीट वाइड एक लाइट स्क्रीन आ जाती है और उस लाइट स्क्रीन के अंदर जो फ्रेगमेंट्स थे वो फिक्स थे, यानी कि कोलैप्स नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी था और फॉर्मेशन में कई सारे लोग खड़े हुए थे जो करेंटली ट्रांसफर होने के लिए रेडी थे। और उनमें से जेंग कोंगली भी एक था और वहाँ पर थंडर सेलेस्टियल टेंपल के 7 से 8 मैसेंजर्स मौजूद थे और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन जो वैंगलिन का फ्रेगमेंट था वो रुकता नहीं और सीधा है जो लाइट स्क्रीन थी उसके तरफ चार्ज कर जाता है। लेकिन वो जो मैसेंजर्स थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते स्क्रैम। लेकिन वैंगलिन को थोड़े इससे घंटा फर्क पड़ने वाला था। वैंगलिन सीधा अपने फ्रेगमेंट को ले जाता है और उस लाइट स्क्रीन के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से क्रैक्स के ऊपर अपेयर होने लगते हैं। तो देखकर बाकी कल्टिवेटर्स भी इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वैंगलिन अपनी सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और हेवनली चॉप लगातार इस लाइट स्क्रीन के ऊपर मारने लगता है। और वैंगलिन को फर्क नहीं पड़ रहा था, एक के बाद एक अटैक इस लाइट स्क्रीन पर मारे जा रहा था, जिस वजह से इस लाइट स्क्रीन से रिपल्स बाहर निकल रहे थे और वो क्रैक भी हो जा रहे थे। लेकिन अंदर के जो मैसेंजर्स थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगती इतनी हिम्मत। लेकिन वैंगलिन तो ये देखकर अपने मन ही मन बोल रहा हूँ हाँ है तो क्या उखाड़ लूंगी। और जो बाकी के कल्टिवेटर्स थे वो भी रुकते नहीं, सभी के सभी उस सेलेस्टियल फ्रेगमेंट से उतर जाते और इस लाइट स्क्रीन के ऊपर अपने